नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं आज की कड़क खबरें। टीकमगढ़ से बड़ी खबर से बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कपड़े की दुकान में आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान के ठीक साथ में एक एसडीओपी ऑफिस भी है और आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने की ये तस्वीरें सामने आई। देखिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें टीकमगढ़ से सामने आई। एक्सक्लूसिव इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। टीकमगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए वहां मशक्कत भी जारी रही और काफी देर तक आग बुझाने का प्रयास किया गया और तब कहीं जाकर इसमें सफलता मिली है। और इसके साथ ही जानकारी ये भी मिली कि ये दुकान जिसके ठीक पास में ही एसडीओपी ऑफिस भी मौजूद है। राजीव रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आग कैसे लगी, कुछ पता चल पाया क्या? देखिए, आग बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। कपड़े की बड़ी दुकान है जिसमें पूरी तरह आग धधकने लगी तो आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हुए और तत्काल जो दमकल की गाड़ी है उसको सूचना दी। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है और फिलहाल दुकान में भीषण आग लगी थी जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। लेकिन काफी सामान अंदर जो रखा हुआ था वो जल गया है और इसके बाद जो दुकान है तो बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट है, अंदर से ही शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। आसपास के मकानों को तुरंत खाली कराया गया है। पुलिस प्रशासन भी तत्काल मौके पर पहुंचा था जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। घटना आज सुबह 7 बजे की है। तब अचानक जब आग लग गई तो जैसे ही आसपास के लोगों ने आग को जलते हुए देखा तो तत्काल आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का भी प्रयास किया और इसके बाद जो दमकल की गाड़ी है तो मौके पर पहुंचकर करीब आधा घंटे तक आग पर काबू पाया जा सका है और अब फिलहाल स्थिति पूरी नियंत्रण में है। ठीक बाजू में जो एसडीओपी ऑफिस है वहां पे भी एसडीओपी ऑफिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे ताकि कोई भी आगजनी की घटना बाजू और आसपास के इलाके में ना फैले और उस पर तत्काल काबू पाया जा सके। तो इसके प्रशासन की टीम भी लगातार मौके पर मौजूद रही है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि उस वक्त वहां भीषण बारिश भी हो रही थी और उस बीच बारिश में ही आग की ये लपटें उठती हुई दिखाई दी। और अब बात बारिश की। जहां भोपाल में एक जानकारी भोपाल से आ रही है जहां बताया जा रहा है कि 20 जिलों से तेज बारिश होने की जानकारी मिल रही है। करीब 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया। इंदौर, ग्वालियर, चंबल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। शिवपुरी, पन्ना में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़ में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया। भीषण बारिश होगी और शिवपुरी, पन्ना में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 20 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 घंटों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया। इंदौर, ग्वालियर, चंबल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इस तेज बारिश के पूर्वानुमान के संबंध में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या कह रहा है मौसम विभाग का पूर्वानुमान? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में कहें मानसून इन दिनों पूरी तरीके से मेहरबान है। अगर मैं अब तक हुई बारिश का अगर जिक्र करूं तो लगभग 50% बारिश जो है उस मानसून कोटे की अब तक हो चुकी है और मौसम विभाग की माने तो इस बार 100% से अधिक, यानी जो लक्ष्य है उससे भी 6% अधिक जो है बारिश मध्य प्रदेश में दर्ज की जानी है। तो देखिए, मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है, सावन का महीना, और ऐसे में मौसम विभाग ने जो अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया उसके अनुसार लगभग 20 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश जो है वो दर्ज की जाएगी, यानी उन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी के जो मध्य प्रदेश के जिले वहां पर भी हल्की फुल्की गरज चमक के साथ बारिश भी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से राजधानी अगर मैं भोपाल की बात करूं तो लगातार यहां भी बारिश का दौर जारी है। जो बड़ा तालाब जो राजधानी के लोगों के प्यास बुझाता है और उसके लिहाज से देखें तो लगभग 5 फीट जो है वो खाली रह गया है। और जिस तरीके से बुधनी का इलाका हो या सीहोर का इलाका हो जो, और इसके अलावा जो होशंगाबाद का इलाका, इन इलाकों में जो लगातार बारिश हो रही है उसके लगातार जो है बड़े तालाब में पानी आ रहा है। और जब बड़े तालाब को जो फुल हो जाए
जाएगा उसके बाद भरभरा के गेट भी खोले जा सकते हैं। तो देखिए अब वो स्थितियां आ गई हैं मध्य प्रदेश में भी कि जो नदियां तो उफान पर है ही हैं, जो बड़े डैम हैं वो भी अब लबालब होने की कगार पर आ गए हैं। तो देखिए अभी मानसून जो है काफी हद तक बाकी भी है। इस तरीके से मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी केवल 50% बारिश हुई है, लगभग 56% बारिश अभी और होना बाकी है। तो इस लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में इस बार बम्पर बारिश हो रही है। हालांकि शुरुआती दौर में जिस तरीके से कुछ जिले ऐसे थे जहां पर कम बारिश देखने को मिली थी, जिससे कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर जो है वो चिंता की लकीरें थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन से पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, उससे जो किसानों की चिंताएं हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं। और जो पेयजल को लेकर जो संकट रहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जो जलाशयों के ही भरोसे हैं, चाहे वह ग्वालियर की बात हो या फिर राजधानी भोपाल की बात हो, क्योंकि यहाँ आसपास कोई नदियां नहीं है बल्कि जो जलाशय है उन्हीं के माध्यम से शहरों में पानी सप्लाई किया जाता है। तो अब जलाशय भी जो है वो लबालब होने पर है और मध्य प्रदेश के मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में बारिश का ये दौर आने वाले समय में इसी तरीके से जारी रहने वाला है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा मौसम विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाले अलर्ट्स के बारे में और डिटेल्स आगे आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे ग्वालियर में 2 छात्रों के अपहरण की। जी हां, अपहरण किया गया 2 छात्रों का, जिसकी तस्वीरें आई हैं सामने, वो भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि लालू यादव और सोनू यादव नाम के छात्रों का अपहरण किया गया। 8 से 10 अपहरणकर्ताओं ने इनका अपहरण किया है और पुराना कोई विवाद इनके बीच जिसकी वजह से अपहरण किया गया बताया जा रहा है। देखिए, जबरन धक्का देकर घसीटकर यहां 8 से 10 अपहरणकर्ता उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाने का कर रहे हैं प्रयास और ये तस्वीरें सामने आई। देखिए, ये वीडियो वहां पर बनाया गया, हालांकि गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। तो ये शातिर अपराधी किस्म के लोग हैं जिनका क्रिमिनल माइंड काफी तेज चलता है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी वारदात अंजाम दी गई बीच सड़क पर फिल्मी स्टाइल में और बिना नंबर प्लेट की कार लेकर पहुंच गए थे अपहरण करने। मैं बाहर से आया हूँ, उनके पास रुका था, मेरे भाई हैं दोनों, और जब मैं इटालियन घूमने गया था उनके साथ तो मैं पीछे से आ रहा था, शायद उनका कोई मामला हो दोस्ती यारी का। वो आए, पीछे से i20 रेड कलर की कार है और 1-2 बाइक भी थी, एक एवेंजर थी, एक का दिखा नहीं, वीडियो भी बनाई है। वो आए पीछे से जड मारी कम से कम 70-80 से ऊपर की स्पीड में। दोनों लोग मतलब माथे वाते उनका खून खुनारे हो गए। उसके बाद में वो लोग गाड़ी में डाल के उन दोनों को बोल रहे थे गाड़ी में डालो, गाड़ी में डालो। वो लोग भागने की कोशिश कर रहे पर भाग नहीं पाए क्योंकि वो ज़्यादा लोग थे। वो दोनों को गाड़ी में डाले और लेके चले गए। अपहरण कितने बजे हुआ है, क्या हुआ? ये अपहरण अभी 25 मिनट पहले की बात है, 25 मिनट भी नहीं हुए होंगे पूरे। क्या नाम था जिनको ले गए? एक का नाम लालू यादव है, एक का नाम सोनू यादव है। कोई पुरानी रंजिश ऐसा कुछ? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, बीच सड़क पर इस तरह की वारदात पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती तो है ही है और उसके बाद ये भी साफ हो गया कि कहीं ना कहीं जो शहर के पॉश इलाके हैं जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा करती है अधिकतर पुलिस, उन्हीं इलाकों में इस तरह की घटना हो जाती है। इटालियन गार्डन जहाँ पास जय विलास पैलेस है, सामने चिड़ियाघर है, उसके बगल में फूलबाग, मोती महल सहित तमाम बेजताल तमाम जो पिकनिक स्पॉट है, उस स्पॉट से इस तरह से 2 छात्रों का अपहरण हो जाता है और वहाँ उस दौरान करीब 20 से 25 मिनट से ज़्यादा ये घटनाक्रम चलता रहता है, लेकिन वहाँ कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। तो ये पुलिस पर सवाल खड़ा होता है। दूसरा, इस घटनाक्रम में ये भी सामने आया कि ये जो 2 लड़के हैं लालू यादव और सोनू यादव, इन दोनों को कार से और इसके अलावा 2 बाइकों से आए करीब 10-12 लोगों ने अपहरण किया था। और उसके बाद जानकारी ये मिली है पुलिस से कि देर रात इनको दोनों को हजीरा इलाके में छोड़कर चले गए थे बदमाश। उसके बाद ये थाने पहुंचे और थाने में पुलिस ने जब पूछताछ की तो ये प्रारंभिक तौर पर पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये पूरा विवाद किसी लड़की को लेकर है और लड़की को लेकर कोई विवाद हुआ था पिछले कुछ समय पहले, और इसी के चलते जो है इन दोनों पक्षों में जो विवाद था उसी के चलते इन दोनों छात्रों के अपहरण की घटना हुई थी। तो अब निश्चित तौर पर पुलिस आज इस मामले में दोपहर तक खुलासा करेगा कि आखिरकार ये घटनाक्रम जो हुआ था इसके पीछे क्या वजह थी और उसके बाद इनका अपहरण करने वाले लोग कौन थे, क्योंकि दोनों ही छात्रों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो वो पूरी सही कहानी बताने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह कि पुलिस अब CCTV फुटेज सहित तमाम जो इनके मोबाइल और कॉल डिटेल्स है
उसके आधार पर चिन्हित करके आरोपियों को भी पकड़ने की कवायद करेगी। साथ ही ये 2 जो छात्र जिनका अपहरण हुआ था, इनसे भी विस्तृत इस मामले में जानकारियां पुलिस के द्वारा ली जा रही है। तो आज दोपहर तक इस मामले में पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये किस बात को लेकर विवाद था और इनका अपहरण जो हुआ था वो किन लोगों ने किया था। स्वाभाविक है। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में दहशत भी है, क्योंकि जिस तरह से गुंडागर्दी सड़क पर हुई, अपहरण की सीधी तस्वीरें सामने आई, बीच सड़क पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि पुलिस का इकबाल यहां खत्म होता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, दुर्ग शहर में आज पानी की किल्लत रहेगी। लोगों को एक ही वक्त पानी मिलेगा और शाम के समय पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। दरअसल साफ सफाई और मेंटेनेंस की वजह से सप्लाई बंद रहेगी और इंटेकवेल की पंप की साफ सफाई होनी है। एसडीआरएफ की टीम इस काम को अंजाम देगी। आपको बता दें, शिवरात नदी में बाढ़ से पंप में कचरा आकर फंस गया है और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। और मिथिलेश ठाकुर के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, पानी की सप्लाई न होने की वजह से आसपास के लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई क्या यहां पर? देखिए आशीष, कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो नहीं की गई है, लेकिन नगर निगम ये कहता है कि जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पर टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन यदि पूरे संपूर्ण शहर की जब बात की जाती है तो निगम प्रशासन के पास में उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती है जितना कि दावा किया जाता है। तो लोगों को पानी बचाकर ही चलना होगा, क्योंकि आज सुबह पानी की सप्लाई तो होगी जरूर, लेकिन शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी। इस वजह से लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। ये पूरे जो मामला इसलिए आया है सामने क्योंकि शिवनाथ नदी में बाढ़ आई हुई है और शिवनाथ नदी के साथ साथ में कचरा भी है जो काफी मात्रा में नदी में आकर मिल रहा है और इस वजह से जो 24 MLD और 42 MLD से जो पानी की सप्लाई की जाती है दुर्ग शहर में, वहां पर उस पंप में आकर कचरा फंस गया है। तो इस वजह से पानी की सप्लाई काफी बाधित हो रही है। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है जो 40 फीट नीचे पानी के अंदर जाएगी और वहां पर जो पंप में कचरा फंसा हुआ है उसको साफ करने का प्रयास किया जाएगा। न्यूज 18 ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई भी थी और ये बताया भी था कि यदि समय रहते इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया तो आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नदी में काफी जलकुंभियां हो गई है जिनको साफ करना बेहद आवश्यक है। और आखिरकार वो सिर्फ ये जो कार्रवाई थी वो कागजों तक ही सीमित रही, धरातल पर नहीं आ सकी। और यही वजह है कि देखिए जलकुंभियां अक्सर जो होता है कि पानी के साथ में आ जाती हैं और वो पानी में जाकर फंस जाती हैं और ये पंप में अभी आकर फंसी हुई है। यही वजह है कि पानी सप्लाई में काफी दिक्कत हो रही है। तो कुल मिलाकर ये जो है आज 42 और 24 MLD फिल्टर प्लांट में जो है वहां पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक ये पूरा हो जाए तो कल सुबह से पानी की सप्लाई हो सकती है। लेकिन यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि निगम ने एकदम स्पष्ट ये भी कर दिया है कि यदि यही स्थिति रही तो सिर्फ एक ही टाइम आने वाले दिनों में लोगों को पानी मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। और बढ़ते आगे, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। बलौदाबाजार हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। घेराव के लिए हर ब्लॉक से कार्यकर्ता आएंगे और विधानसभा इलाके के स्कूल्स कल बंद रहेंगे। आपको बता दें कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कई सड़कों पर आवाजाही को भी बंद किया गया है, तो कई जगहों पर रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। पंडरी मार्ग सुबह 10 बजे से बंद रहेगा और अवंतीबाई चौक मार्ग, बरौद गांव विधानसभा ब्रिज मार्ग भी बंद रहेगा। और आज कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है और इसके लिए क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कौन कौन इस दौरान मौजूद रहेगा, बात करेंगे। हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? आज घेराबंदी करनी है विधानसभा की कांग्रेस पार्टी को? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है आज विधानसभा का घेराव करेगी और विधानसभा के घेराव को देखते हुए राजधानी रायपुर को छावनी में तब्दील जो है वो कर दिया गया है और करीब मंडी गेट से विधानसभा जाने वाले रास्ते में करीब 5 लेयर में बैरिकेडिंग जो है वो की गई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और 2 दिन पहले से ही विधानसभा घेराव को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी तरह से शुरू हो गई थी और खास बात यह है
कि आज के इस प्रोटेस्ट में प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट जो है वो पहली बार छत्तीसगढ़ की इसी प्रोटेस्ट में जो है शामिल होने वाले हैं और करीब 9 बजे वो दिल्ली से राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पहुंचेंगे और करीब 12 बजे इस प्रदर्शन में जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा पीसीसी चीफ दीपक बैद, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, एक्स सीएम भूपेश बघेल, एक्स डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत तमाम जो पूर्व मंत्री है वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। इसके साथ ही अभी के विधायक और पूर्व विधायक भी जो है वो शामिल होंगे। वहीं प्रदेश भर से करीब हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो आज राजधानी रायपुर पहुंचेंगे इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। वहीं माना जा रहा है कि विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन जो है वो रहेगा। इसके साथ ही बलौदाबाजार हिंसा मामले के अलावा कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है ये प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कई रूट जो है वो चेंज किए गए हैं, डाइवर्ट किए गए हैं। वहीं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पंडरी से विधानसभा वाले एरिया को जो है वो ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा पंडरी से लेकर विधानसभा के एरिया में जितनी भी स्कूलें पढ़ती हैं उन स्कूलों को भी जो है बंद करने का आज फैसला लिया गया है। तो पूरी तरह से तैयारी जो है कांग्रेस ने अपनी कर ली। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस के द्वारा भी जो है वो किए गए हैं और करीब 12 बजे से ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। वहीं कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन है, ऐसे में लगभग पूरी तैयारी जो है वो की जा चुकी है। विधानसभा से लेके पंडरी तक जो 5 लेयर में बैरिकेडिंग जो है वो की गई है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। ऐसे में ट्रैफिक की समस्या भी आज शाम 5 बजे तक जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही आम लोगों को इस प्रदर्शन के चलते 2-4 भी जो है वो होना पड़ सकता है। जी भाविक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तनु, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजेगा। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगी और कानून व्यवस्था पर सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। प्रश्नकाल में गृह, स्वास्थ्य, पंचायत विभागों के सवाल ध्यान आकर्षण में गूंजेगा। सहकारी समिति में अनियमितता का मामला और बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला गड़बड़ी का मामला उठाएंगे और गरीबों के चावल वितरण में गड़बड़ी की बात पर ध्यान आकर्षण लाया जाएगा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पीडीएस में गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाएंगे तो सदन से लेकर सड़क तक घेरने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे भोपाल से वे रवाना होंगे। शाम 4 बजे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वे पहुंचेंगे और कोयम्बटूर स्थित बेस्ट क्रॉप फैक्ट्री का भी वे जायजा लेंगे। उद्योगपतियों के साथ डिनर करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस दौरान जानकारी मिल रही है कि शाम 4 बजे वे कोयम्बटूर पहुंचेंगे और उद्योगपतियों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। उद्योगपतियों के साथ डिनर भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना से लघु व्यवसायियों को अपने रोजगार को बढ़ाने में सहायता मिली है। लोन की रकम चुकाने के बाद लोन की राशि को 1 लाख करने पर विचार किया जाएगा। राज्य में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब तक 12,34,707 आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं और योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सभी राज्यों में अग्रणी है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में भी मध्य प्रदेश अव्वल है और इसके तहत 9,90,000 आवास बनाए जाने के लक्ष्य के मुकाबले 7,89,000 आवास बनाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 72,965 किलोमीटर सड़कें बना दी गई हैं। अमृत सरोवर बनाए जाने के काम में मध्य प्रदेश देश के दूसरे नंबर पर है और सीएम ने 1 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की। प्रारंभ हुआ है। हम सबका सौभाग्य मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का संकल्प लिया सर्वहारा वर्ग का और जो खास करके मोदी जी ने 4 जातियाँ बताई है, महिला, युवा, किसान, गरीब, ऐसे में बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही है उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपया प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी और हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गाँवों में
जहाँ जहाँ बहनें रहेगी रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाइयों के लिए एक अद्भुत पल होता है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। मुरैना में जमीन विवाद में पिता पुत्र से मारपीट का मामला सामने आया, जहां 5 लोगों ने मिलकर पिता पुत्र को जमकर पीटा। संपत्ति बंटवारे के विवाद में यह मारपीट हुई। कैलारस थाने के चौड़े खरंजा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। जमीन विवाद में पिता पुत्र से मारपीट किए जाने का यह पूरा घटनाक्रम, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए, जहां मुरैना से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। आपको बता दें कि जमीन विवाद में पिता पुत्र से मारपीट की गई है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे। अमित, आखिर क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए आशीष, ये पूरा घटनाक्रम कैलारस थाना क्षेत्र के चौड़े खरंजा रोड का है, जहां पर सत्यनारायण और उसका छोटा भाई है, उन दोनों में जमीन के बंटवारे को लेकर के विवाद पिछले 1 साल से चल रहा था। और इस विवाद को लेकर के तहसील कार्यालय में भी दोनों ने आवेदन किया था। तो तहसील कार्यालय में विवाद को लेकर के आवेदन किया और बंटवारे को लेकर के चाह रहे थे कि अपने स्तर पर बंटवारा हो जाए, लेकिन दोनों ने अपने स्तर पर बंटवारा नहीं हुआ। उसके बाद ये बीते रोज ब्रह्मानंद जो छोटा भाई है सत्यनारायण का, वो शिकायत करने के लिए पुलिस थाने जा रहा था। इसी दौरान जो सत्यनारायण है वो उसके 2 से 3 बेटे और 1-2 लोगों ने, अन्य लोगों ने उनको घेर करके बीच सड़क पर मारपीट की है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं 4 से 5 लोग हैं, वो मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद वो आरोपी होते हैं, वो वहां से फरार हो जाते हैं। फरियादी अपने पिता पुत्र दोनों ही थाने पहुंच करके मामले की शिकायत करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस ने 5 आरोपियों को नामदर्ज किया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन जमीनी विवाद बताया जा रहा है, संपत्ति को लेकर के इन दोनों में विवाद चल रहा था। पिछले 1 साल से विवाद चल रहा था। और देखा जाता है अक्सर मुरैना में जमीनी विवाद हो या फिर संपत्ति बंटवारे को लेकर के विवाद हो, ये आए दिन देखने को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं राजस्व का भी एक लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि समय पर बंटवारा हो जाए तो इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब इस बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नाराजगी की खबरों के बीच मंत्री नागर सिंह चौहान से